हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? वेलकम यू ऑल टू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वे टू लबासना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये लक्ष्मी का 6th एडिशन का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको देख लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्रिप्शन बटन। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके @tips for IAS या 10M expert IAS भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर द हिंदू का जो हाईलाइटेड्स है डेली वो मिलते रहेंगे, प्लस और भी अपडेटेड लेक्चर्स के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर लेक्चर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है कि डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये 1934 में था कि जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो सामने रखा गया MN रॉय जी द्वारा, जो पायनियर हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया के। तो हम इसके बैकग्राउंड या उसमें नहीं जाएंगे, लिमिटेड रखेंगे अपने आप को लक्ष्मीकांत से, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मोर टाइम रिवीजन इज द वे टू क्लियर दिस एग्जाम। नेक्स्ट है कि 1935 में जो INC है वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑफिशियली डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिससे वो फ्रेम कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ INC उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया का वो फ्रेम किया जाना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे कहा गया था 1938 में। जो डिमांड है फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई इन प्रिंसिपल्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसे अगस्त ऑफर भी बोलते हैं 1940 का। और नेक्स्ट है कि 1942 में जो सर स्टैंडर्ड क्रिप्स थे, जो मेंबर थे कैबिनेट के, केम टू इंडिया के अंदर आते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहते हैं फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जिसके हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जो क्रिप्स प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऑलरेडी हम उसमें देखेंगे भी। और जो वेवल्स प्लान्स आया था वो इसके बाद ही आया था, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आफ्टर रीडिंग द स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। जो चाहते थे इंडिया को डिवाइड करना 2 ऑटोनोमस स्टेट में, तो ये मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। और जो हमारी वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगी ये वाली, उसमें आपको हाईलाइट मिलेगा। ये फाइनली जो कैबिनेट मिशन है वो इंडिया में भेजा गया, वाइल इसने रिजेक्ट कर दिया था इस मिशन ने कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए, जिसने फॉरवर्ड रखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्कीम को जो मोर और लेस सेटिस्फाई करती थी कि ना हाँ, ये वो जो बात होती है मुस्लिम लीग के द्वारा। अब कंपोजिशन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनी नवंबर 1946 में अंडर द स्कीम जो फॉर्मुलेट हुई कैबिनेट मिशन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मिशन के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस स्कीम के बेसिस पे बनाई गई थी, तो ये कैबिनेट मिशन था। फीचर्स देख लेते हैं इसके। तो फर्स्ट है कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 398 है, और 398 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें से 296 सीट हैं जो ब्रिटिश इंडिया को दी जाएंगी और 93 सीट्स हैं जो प्रिंसली स्टेट को दी जाएंगी। अब इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि इसमें से 296 + 4 होगा। जो 296 हैं वो 11 जो गवर्नर की प्रोविंसेस हैं, कि जो एट द लास्ट भी दिया जाएगा कि जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो 4 प्रोविंसेस हैं वो उनकी बात की जा रही है। ये 4 जो अलग से प्रोविंसेस होंगी। और जो सेकंड है कि हर जो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट है, या प्रिंसली स्टेट इज सिमिलरली ग्रुप ऑफ स्टेट, वो अगर छोटी स्टेट है उनके केसेस में उन्हें सीट अलॉट कर दी जाएगी कि किस प्रोपोर्शन में, कि रेस्पेक्टिव कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एक सीट, जैसे, और वो कितनी होती थी कि 1 मिलियन पे एक सीट दी जाती थी। यहाँ पे दिया भी है 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड टू एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन, मीन्स 10 लाख पे एक सीट। थर्ड है कि जो सीट अलॉट की जाती थी ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस की, वो डिवाइड की जाती थी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के बीच में, जिससे कि हम MSG से याद रख सकते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। इट इज़ मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में वो हैं सभी इनको इंक्लूड कर दिया गया है एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख्स। किस प्रोपोर्शन? वही पॉपुलेशन में, जो ऊपर हम बता चुके हैं कि 1 मिलियन पर सीट। रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हर कम्युनिटी का वो इलेक्ट होगा, उस कम्युनिटी के बीच में से ही निकल के आएगा वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और वोटिंग कैसे होगी? बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय STB, क्या मीन्स है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो हम प्रेसिडेंट में डिस्कस करेंगे पूरा कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और ये STB कैसे होता है। और NCERT में भी जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो भी आपको पूरी क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको 4 जो पॉइंट्स है सारे क्लियर हो जाने चाहिए। पहला टोटल 389 और उसका डिवीज़न
सेकंड है कि जो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट है उन्हें सीट प्रोपोर्शन में अलॉट की गई है 1 मिलियन पर सीट, और जो तीन प्रिंसिपल जो कम्युनिटीज़ हैं इनके बीच में डिवाइड की गई है, मुस्लिम, सिख और जनरल। फोर्थ है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है इन कम्युनिटी के वो इलेक्ट होके आए हैं उन्हीं कम्युनिटी के बीच में से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वोटिंग किस मीन से हुई है, प्रोविंशियल जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या मेथड यूज़ करके, एसटीवी का, दैट इज सिंगल ट्रांसफर वोट। तो आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट हो अगर आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछें, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर, और नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ पे भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रीवियसली स्टेट के, वो मान लो कोई प्रिंसली स्टेट है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो कौन नॉमिनेट करेगा, वो जो उस प्रिंसली स्टेट का हेड होगा वो नॉमिनेट करेगा। लाइक अ किंग है तो वो ही उस प्रिंसली स्टेट को जो कोई हेड जाना है उसको, जो रिप्रेजेंटेटिव जाना है उसको नॉमिनेट करेगा। तो ये क्लियर हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कि आप देखिए 5th पॉइंट से आपको पता चल रहा है कि नॉमिनेट कर रहे हैं। ऊपर हमने देखा कि इलेक्ट हैं तो पार्शली नॉमिनेटेड पार्शली इलेक्टेड थी। मोरेवर जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, जो खुद डायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे। जैसे एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि जो राज्यसभा में मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ से आते हैं, तो वो कहाँ से आए हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए, लेकिन राज्यसभा में जो जाते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, वही ये कन्वे कर रहा है। और जो इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 296 सीट्स के लिए, वो जुलाई अगस्त के अंदर होता है 1946 में, और आईएनसी जो है उसमें 208 सीट जीतती है, मुस्लिम लीग 73 सीट जीतती है, और स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट 15 सीट जीत जाते हैं रिमेनिंग। हावेवर जो 93 सीट्स हैं वो फिल नहीं हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलग ही रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में डाल देगा कि जो प्रिंसली स्टेट थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ ही थी। अब हम देखेंगे आगे कैसे ये किस टाइम पे मिलती है। नेक्स्ट है कि ऑल्दो जबकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो गई थी लोगों के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन ये सभी जो सेक्शन था हमारे कंट्री का उसे रिप्रेजेंट करती थी। एनसीईआरटी में भी पॉइंट अच्छा है, हम जब डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी उसमें दिया गया है। तो हिंदूज, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST सभी थे। वेस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग वुमेन भी इसमें थी, ऑल सेक्शंस की, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दीज सेक्शंस। और जो असेंबली है इसमें सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी एक्सेप्ट महात्मा गांधी जी। और वर्किंग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसकी मीटिंग फर्स्ट कब मिलते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 में होती है। मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट कर दिया था मीटिंग का, और इंस्टिट किया था कि सेपरेट स्टेट बनाई जाए पाकिस्तान की। और जो मीटिंग है वो अटेंड की गई केवल 211 मेंबर्स के द्वारा, और डॉक्टर जो सचिदानंद सिन्हा थे जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया असेंबली का। किस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, फ्रेंच प्रैक्टिस को। लेटर जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको इलेक्ट कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नो प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और सिमिलरली जो SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए असेंबली के। तो SC वर्मा की बुक आती है फिजिक्स की, बड़ी फेमस, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। और जो सेकंड नेम है VT कृष्णमाचारी, तो आप याद रखेंगे बिकॉज हम अभी एक नाम जो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर है वहाँ पे TT कृष्णमाचारी आएगा, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो दो हैं SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। और दूसरे शब्दों में कहें वे असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि दिसंबर 13, 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने मूव किया हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर, और इसने लेट डाउन किया फंडामेंटल और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन जो हाईलाइट की गई है ये तो आपको रिवीजन करते हुए रट जानी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो मूव किया था हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो दिसंबर 13, 1946 में किया गया था, और प्रियम्बल इसकी ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसमें बेसिक आप समझ लें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिक्लेयर किया गया था कि हम क्लेम रिजोल्व करते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक नेशन। बिकॉज में देखेंगे आप अभी जो कीवर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। जैसे आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको वो सब चीज़ मैं यहीं पे बताई जा रहा हूँ कि जब आप टेस्ट लगाएंगे तो बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन कौन से कीवर्ड नहीं थे, तो वो वही थे जो प्रीएम्बल में ऐड हुए हैं बाय 42nd अमेंडमेंट, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, विद इन द टेरेटरी नाउ कंप्राइज जो ब्रिटिश इंडिया है और जो टेरेटरी है फॉर्म करती है इंडियन स्टेट को, ये और भी पार्ट आउटसाइड इंडिया का स्टेट एज वेल एज अदर टेरेटरीज जो कॉन्स्टिट्यूट होना चाहते हैं इंडिया के साथ एज अ सॉवरेन,
वो यूनियन रहेंगे इसके साथ ही। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, तो आप एक बार इससे नज़र लगा लें, बिकॉज आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या दिया हुआ है, और इसकी ही मॉडिफाइड फॉर्म है हमारा जो प्रेम्बल है। और यहाँ पे लास्ट लाइन आप देखिए कि इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस, और जो मॉडिफाइड वर्जन है ये फॉर्म करता है प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं जो चेंजेस किए गए इंडिपेंडेंट एक्ट्स के द्वारा। तो रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट के, जिन्होंने दूर रहने का फैसला लिया था, हमने देखा था कौन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ग्रेजुअली अब इसको ज्वाइन करने लगे। और 28 अप्रैल 1947 में जो 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो पार्ट बन गए असेंबली का, और एक्सेप्टेंस हो गया माउंटबेटन प्लान का 3 जून 1947 में, कि जो ये पार्टीशन का प्लान था ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के लास्ट एक्ट में हम देख चुके हैं 1947 वाले में। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे मोस्ट जो अदर प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने भी अब असेंबली में अपनी सीट ले ली थी। और जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, वो भी अब असेंबली में एंटर कर गए थे। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था जो 1947 का, उसने क्या क्या चेंजेस किए, तो उसने 3 चेंजेस इसके अंदर किए हैं इन द पोजीशन ऑफ असेंबली। तो देखते हैं 3 चेंजेस क्या क्या हैं वो। तो फर्स्ट है कि जो असेंबली है अब फुली सोवरेन बॉडी बन चुकी थी, कि वो फ्रेम कर सकती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो वो प्लेस करती है, और एक्ट एम्पावर करता है असेंबली को कि कोई भी लॉ चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए हैं इन रिलेशन टू इंडिया। सेकंड जो असेंबली है वो अब कानून बना सकती है अपने लिए, कि 2 सेपरेट फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे डिफरेंट डेज के अंदर, सेपरेट डेज के अंदर, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती थी फ्री इंडिया के लिए, और दूसरा जो कानून बनाने की बात होती थी। और तो जो पहला काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो वो चेयर किया जाता था राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए काम होता था, कानून बनाने के लिए बात होता था, तो वो जीवी मवलंकर द्वारा चेयर किया जाता था। और दोनों ही फंक्शंस ये कंटिन्यू रहे टिल 26 नवंबर 1949 तक, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम ख़त्म नहीं हुआ। और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं वो इससे हट जाते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को। कॉन्सिक्वेंटली जो अब सीट हैं वो कम होनी ही है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ये इंपॉर्टेंट है इन द एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ। तो कौन कौन से फंक्शंस से परफॉर्म होते हैं, तो आप इसको हल्का सा ध्यान रखेंगे कि जो 3 डेट है लास्ट की, उनमें नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। तो आप इसको लास्ट को ऐसे याद रखें, ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो A इज़ फॉर एंथम, A इज़ फॉर सॉन्ग एंड P इज़ फॉर प्रसाद जो बनते हैं प्रेसिडेंट। तो ये इसमें 3 ASP का काम एक डेट में हुआ है 24 जनवरी 1950 में। बाकी जो फ्लैग है 1947 में। तो फ्लैग आप याद रखेंगे सबसे ऊपर रहता है, तो सबसे पुरानी डेट होगी इसकी, ऐसे हल्का सा माइंड को रिफ्लेक्ट दे सकते हैं। फर्स्ट इज इसने रेटिफाई किया कि इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ की इन में 1949 में। और इनवॉल्व जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके 11 सेशन हुए हैं 2 ईयर में। तो 2, 11, 18 आप याद रखेंगे। और ये 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, और 114 दिन लगाए गए हैं ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल खर्चा जो आया है 64 lakhs का आया उस टाइम पे भी, जो बहुत कीमत रखता है आज भी। और 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने फाइनल सेशन हेल्ड किया है, और इट हाउएवर डिड नॉट एंड और कंटिन्यू हुआ एज प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन। अब जो कमेटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो देख लेते हैं, कि एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपॉइंट करती है, नंबर ऑफ कमेटीज़ उसने अपॉइंट की डिफरेंट टास्क को डील करने के लिए। और आउट ऑफ दीज 8 मेजर कमेटीज़ हैं और अदर माइनर कमेटीज़ हैं। तो मेजर कमेटीज़ देख लेते हैं ये, कि यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट सरदार पटेल। तो प्रोविंसेस को जोड़ने का काम इन्होंने किया था। तो आप देखेंगे तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसके मेंबर्स भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया, इसे भी सरदार पटेल के द्वारा। और ये कमेटी के सब 5 कमेटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट कमेटी, JP कृपनानी और SC मुखर्जी की माइनॉरिटी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की और एक्सक्लूडेड, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। तो बेसिकली आप ऊपर की 5 ध्यान रखेंगे, इसमें प्रोविंशियल इंपॉर्टेंट है, और 2 ऊपर की जवाहरलाल नेहरू, और 4th आपको याद रहेगी ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर की। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें जो स्टेयरिंग कमेटी है ये 2 इनके द्वारा ही की गई थी। और जो 7th है स्टेट्स कमेटी,
ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ही की गई है। अब माइनॉरिटी कमेटीज, जो माइनर कमेटीज़ हैं, ये हैं फाइनेंस स्टाफ की, इलादी कृष्णाचारी, ये आगे ड्राफ्ट कमेटी के भी मेंबर्स रहेंगे। तो ये सभी माइनर कमेटीज़ हैं। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन एसके धार है, जो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे ये पूरा यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव्स में। तो इंपॉर्टेंट जो आता है यहाँ पे वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अमंग द ऑल द कमेटीज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी रही है वो ड्राफ्टिंग कमेटी रही है, जो 29 अगस्त 1947 में सेटअप की गई थी। और इसको टास्क दिया गया था कि वो ड्राफ्ट करे नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लिए। इसके 7 मेंबर्स थे, तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी, अलादी कृष्णाचार्य, डॉक्टर K.M. मुंशी और शहीद मोहम्मद थे। और लास्ट जो है T.T. कृष्णाचारी, जो आपको ऑलरेडी वहाँ पे बताया गया था कि वहाँ पे V.T. कृष्णाचारी थे, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो 1946 में बनी थी। और N. माधव राव, इन्होंने रिप्लेस किया B.L. मिटर को, जिन्होंने रिजाइन कर दिया गया था अपनी हेल्थ को ख़राब देखते हुए। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, सभी कंसिडरेशन देखते हुए उसने प्रपोजल रखा वेरियस कमेटीज़ का, और एक फाइनल नहीं फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया, जो पब्लिश हुआ फरवरी 1948 में। और जो लोगों को 8 महीने दिए गए जिससे वो डिस्कस कर सकें, इस ड्राफ्ट को अमेंडमेंट प्रपोज करें। और पब्लिक कमेंट, क्रिटिसिज्म, सजेशन को देखते हुए सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो पब्लिश हुआ अक्टूबर के अंदर। तो देख रहे हैं 1 फरवरी, देन 2 इन अक्टूबर। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर 6 महीने से भी कम टाइम लिया अपना ड्राफ्ट तैयार करने में। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो 141 डेज में रहा है। अब इनेक्टमेंट देख लेते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया फाइनल ड्राफ्ट, तो देख रहा हमने पहले फरवरी में पहला आया था, फिर अक्टूबर में सेकंड, फिर 6 महीने से कम में ड्राफ्ट कमेटी ने टाइम लिया। देन B.R. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन नवंबर 4, 1948, जिसकी फर्स्ट रीडिंग थी। तो ये 5 दिन के लिए चलता है और सेकंड रीडिंग होती है फिर। ड्यूरिंग द स्टेज बहुत सारे ये 7000 इतने अमेंडमेंट हुए हैं। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उन्होंने मूव किया एक मोशन, जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। और जो मोशन है ड्राफ्ट पे वो डिक्लेयर कर दिया गया पास 1949 26 नवंबर, जो डेट है हमारे प्रीएम्बल के अंदर भी। और जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 में, जिसमें प्रीएम्बल था 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल से। और प्रीएम्बल जो है वो इनेक्ट कर दिया गया आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑलरेडी इनेक्ट हो चुका था। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो लॉ मिनिस्टर थे और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे उस टाइम पे, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एंड ही इज़ द ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट और चीफ आर्किटेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। डेट्स वाई ही इज कॉल्ड मॉडर्न मानू। हमने इनेक्टमेंट पढ़ लिया, अब एनफोर्समेंट देखते हैं कि अब इस लागू हो चुका है। तो सम प्रोविज़न जो हैं इसके रिगार्डिंग सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्परेरी ट्रांजिशन या डेफिनेशन, वो सब आ चुके थे। तो ये आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल हम अभी डिस्कस भी करेंगे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सभी आर्टिकल हमारे जो सिटीजनशिप के आर्टिकल हैं पार्ट 2 में, वो आर्टिकल दिए हुए हैं। फिर 60 आता है, 324 आता है इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, तो 366, 367, तो सभी डेफिनेशन आती हैं फिर आगे। तो ये फोर्स में आ चुके थे सभी आर्टिकल। तो जो रिमेनिंग प्रोविज़न है मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950 में। और जो यही डे है जो कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट दिया गया है, और सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे की तरह, बिकॉज उसमें पूर्ण स्वराज का दिन था ये 1930 में, जो सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन लिया गया था, जो मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। और कमेंसमेंट से ही कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट है जो 1947 का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, विद ऑल द इनेक्टमेंट जो अमेंड करे सप्लीमेंट कर सकते थे जो भी। और जो प्रिवेसी काउंसिल जुडिक्शन है वो भी अबोलिश कर दिया गया था। जो एबोलिशन है प्रिवेसी काउंसिल जुडिक्शन का, वो लेकिन कंटिन्यू रहा था। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे अबोलिश हुआ है। ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी एक्सप्लेन कर दिया गया था कि जो भी प्रिंसेस जो अमाउंट एंजॉय करते थे कि इतना अमाउंट उनको देना है एज अ पेंशन, वो ख़त्म कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट में द्वारा। दैट इज़ प्रिवेसी, ये प्रिवी काउंसिल है। अब एक्सपर्ट कमेटी दी गई कांग्रेस की यहाँ पे, जो इसमें जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे जिनके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। क्रिटिसिज्म है जो आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। पहले की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, कि वही कि जैसे आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, एज इसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं थे पीपल के लोगों के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकेंड, एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, कि मतलब क्रिएट की गई थी किसके प्रपोजल पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। हैंस दे सेड दैट कि जो असेंबली है वो सेशन हेल्ड करती थी किसके परमिशन पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये सॉवरेन नहीं हुई। तो एक क्रिटिसिज्म है।
तो इस पर आप गो थ्रू कर लें कि टाइम कंज्यूमिंग भी है ये, और डोमिनेट की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, कि इसके जो मेंबर मोस्टली थे कि वन पार्टी ही डोमिनेट कर ली थी, और लोअर पॉलिटिशियन डोमिनियन थी इसने मेंटेन। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन बाय द क्रिटिक्स डेट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो लोअर और पॉलिटिशियंस डोमिनेट कर रहे थे। और लास्ट है कि ये डोमिनेट करी जाती हिंदूज़ के द्वारा। इसमें लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है हिंदू डोमिनेटेड थी, और जो लॉर्ड साइमन थे उन्होंने कहा कि बॉडी ऑफ हिंदूज है ये। सिमिलरली जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने कमेंट किया कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। और लास्ट में ये दिया गया है इसमें हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, उसने कोई भी प्रोविज़न बनाया नहीं विद रिस्पेक्टिव कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज में भी। इसके रिगार्डिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं था, इसलिए 58 अमेंडमेंट लाया गया। और जो अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया नया आर्टिकल 394A, जो लास्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 22, जो प्रेसिडेंट है वो कह सकते हैं शेल कॉज टू बी पब्लिश अंडर अथॉरिटी, कि ट्रांसलेशन किया जा सके हिंदी लैंग्वेज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो मॉडिफिकेशन जो की गई है वो नेसेसरी है कि जो किस हिसाब से की जाए कि उसका कोई भी मीनिंग चेंज ना हो। और जो स्टाइल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी इन द अथॉरिटिक टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट इन हिंदी कैन बी मेड इन इट। और जो सभी अमेंडमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट, कि वही सभी जो आप बेसिकली इतना समझिए, पहला कि 58 अमेंडमेंट था, सेकंड आर्टिकल का नाम मतलब नंबर 394A जो लास्ट पार्ट है, और जो ट्रांसलेशन है हिंदी का ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इंग्लिश में भी किया जाए, कि मतलब जो इंग्लिश में किया जा चुका है वो हिंदी में भी किया जाए। और एक बात जरूर कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में भी हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अमेंडमेंट का जो पब्लिश हुआ है उसका सेम मीनिंग होना चाहिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया गया है इंग्लिश के अंदर। अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज करती है इस मैटर में कि मीनिंग चेंज हो रहा है, तो प्रेसिडेंट शैल कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज सूटेबली। तो ये पावर प्रेसिडेंट साहब के पास दी गई है। और जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके सभी अमेंडमेंट का वो कंसिडर किया जाएगा फॉर ऑल पर्पजेस इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, की जो हिंदी में हमारी ट्रांसलेटिव टेक्स्ट है उसे भी अथॉरिटी पूरी है कि उसका भी पूरी अथॉरिटेटिव पूरी ऑथेंटिकेशन रहेगी उसकी भी, कि ये नहीं कि उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो गाइज हमारे सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट विद द सेकंड रीडिंग। तो आप हमारे साथ ये कंप्लीट कर सकते हैं 2 to 3 रीडिंग। मिलते हैं सेकंड इसके थर्ड चैप्टर में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।